हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी के लिए साइंस की वीडियो लेकर आ गई हूँ। मैं आपकी पूरी साइंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए हम चैप्टर देख लेते हैं। जो हमारा चैप्टर है, चलिए आज हम देख लेते हैं कुछ जलीय आवास। जलीय आवास के बारे में पढ़ लेते हैं। जलीय आवास कौन कौन से होते हैं। जलीय आवास हैं हमारे, नंबर 1 पर है समुद्र। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वे जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। ध्यान रखना, ये किनका धारा रेखीय होता है और किनका धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनमें गिल होते हैं, मतलब क्लोम होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं, मतलब नाक में जो छेद होते हैं नाक के, उनके उनसे सांस लेते हैं डॉल्फिन और व्हेल। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह जल से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से बाहर जल निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। आगे देख लेते हैं दूसरा क्या है, तालाब एवं झील। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही चीज़ मैं आपको करा रही हूँ। तालाब और झील देख लेते हैं। क्या आपने तालाब, झील, नदी एवं नालों में पौधों को उगते देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने एवं जड़ किस प्रकार व्यवस्थित हैं वो देखना। देखो आपको दिखाया हुआ है, पढ़ लेते हैं। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी में मिट्टी में स्थित रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, परंतु जलीय पौधों में बड़े आकार में बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतली रिबन की तरह होती हैं, आपने देखी होंगी। ये बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती। आगे देख लेते हैं। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। मेंढक को आपने देखा होगा, वो पानी में भी रह सकता है और बाहर भी। इसके पक्षपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पक्षपाद में जालयुक्त पादांगुलियां होती हैं, जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। हमने केवल कुछ ही जंतुओं एवं पौधों पर चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय 4 में हम पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ लेते हैं हमारे आसपास के जो जीव हैं उनके बारे में, कौन कौन से जीव हैं। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधे एवं जंतु की चर्चा भी की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों एवं जंतु की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में, इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ लेते हैं। वन में पाए जाने वाले वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। आपने चारों ओर पाए जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के
विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बांटिए। ठीक है, देख लेते हैं। पहली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही है। चलिए पढ़ते हैं। मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ। अब हम अपने पैरों की बेवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करें। ये आपके एग्जाम में नहीं आता है तो हम इसको नहीं रीड करेंगे, आगे पढ़ लेते हैं। पहेली एवं बूझों को कविता बहुत मज़ेदार लगी क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं हैं, वे न तो चल सकते और नहीं बोल सकते हैं। आपको भी पता है कौन से सजीव होते हैं, कौन से निर्जीव होते हैं। ये पढ़ लेते हैं। पौधे सजीव हैं परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती हैं, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। आप सभी को पता है ये निर्जीव हैं। आगे पढ़ लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको वही स्टडी करा रही हूँ, उसी को रीड करेंगे। एक चूजा होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। जंतु के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क बन जाते हैं। मतलब कि आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा, मुर्गी का जो बच्चा होता है, वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए, आपको करना है। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताहों बाद पौधों को देखिए, आप देखेंगे कि उसकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सजीवों में ही होती है, जो सजीव होते हैं, जो सांस लेते हैं, उन्हीं में ही वृद्धि होती है। क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? तो आपको ये देख लेना है। जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकलती है। सांस लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। जो हम सांस लेते हैं, श्वसन में अंदर ली गई वायु का ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। तो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी मनुष्य की तरह ही श्वसन क्रिया होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए। जो उनका विश्राम होता है वो अलग अलग होता है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है। श्वसन का एक हिस्सा होता है, उदाहरण के केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, मछली गिल्स के द्वारा, ठीक है, जिनकी सहायता से वे जल में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। पौधे जो सांस लेते हैं किससे करते हैं आदान प्रदान? पत्तियों द्वारा करते हैं। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो भी मैं अब आपको करा रही हूँ। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जो उत्सर्जन टॉपिक हमारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।